हेलो, डॉक्टर कौशलेंद्र इंडियन हिस्ट्री चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार। आज की टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस की यात्रा की अगली कड़ी, भाग 8। जैसा कि सुभाष बाबू ने एक अस्थायी हिंद सरकार की स्थापना की थी, इस अस्थायी हिंद सरकार को, आजाद सरकार को श्रीमती हेमराज बटाई जी ने अपनी संपूर्ण संपत्ति दान में दे दिया था, ताकि देश की आजादी के लिए धन की कमी न हो। इस श्रीमती हेमराज बटाई जी को सुभाष चंद्र बोस जी ने सेवक ए हिंद के पदक से सम्मानित भी किया था। यह था देश के प्रति आजादी के लिए लोगों के मन में एक ललक। यह बात है फरवरी 4, 1944 की, जब सुभाष चंद्र बोस जी की आजाद हिंद सरकार के जो सैनिक थे, आजाद हिंद फौज के जो सैनिक थे, इन सैनिकों ने 4 फरवरी 1944 में अराकान की पहाड़ियों पर अपनी लड़ाई जारी रखी। फलस्वरूप अपनी विजय गति को आगे बढ़ाते हुए ये सबसे पहले अंग्रेजों से जो सामना हुई थी वो इन्हीं 4 फरवरी 1944 में हुई थी। और उसके बाद 18 मार्च 1944 आते आते भारत की भूमि पर आजाद हिंद सरकार के फौज ने पहली बार कदम रखा। यह अपने आप में एक बहुत ही गौरवशाली पल था, जिसके लिए इतने सालों से ताना बाना बुन रहे थे सुभाष बाबू। वह दिन आ ही गया 18 मार्च 1944 के दिन। इस दिन के बाद इस समय आजाद हिंद फौज का नेतृत्व S.A. मलिक जी कर रहे थे। कर्नल S.A. मलिक के कुशल नेतृत्व में आजाद हिंद फौज की सैनिक निरंतर द्रुत गति से आगे बढ़ती जा रही थी। इस दौरान 13 अप्रैल 1944 के दिन मणिपुर की राजधानी इंफाल पर आजाद हिंद सरकार का अधिकार हो गया। इस तीव्र उत्साह के साथ मानो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही आजाद हिंद फौज के सैनिक भारत पर अपना अधिकार बना लेंगे। अगले ही दिन 14 अप्रैल 1944 के दिन आजाद हिंद फौज की सरकार कोहिमा किला, दीमापुर कोहिमा रोड के एक छावनी पर कब्जा करते हुए मणिपुर के मोरांग पर भी अपना आधिपत्य बना लिया। यह एक महत्वपूर्ण स्थल था। इस मोरांग को कर्नल मलिक ने अपना मुख्यालय बनाया। यहां लगभग 2.5 महीने तक शासन भी किया। इसी मोरांग मुख्यालय से उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के सरकार का डाक टिकट भी जारी किया। यही नहीं, बल्कि सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद सरकार का एक डाक टिकट के साथ साथ अपनी करेंसी भी निकल चुकी थी और एक हिंद, राष्ट्रीय हिंद के नाम से बैंक भी खुल गया था, जो जापान की अनुमति मिलने के बाद 5 अप्रैल 1944 से पूरे रंगून में काम करना शुरू कर दिया था। तो इस सरकार की अपनी बैंक, अपनी करेंसी, अपनी डाक टिकट, अपनी सेना, अपना मंत्रिमंडल, ये सब इस बात को इंगित करता है कि बस अस्थायी शब्द हटना था, अन्यथा आजाद हिंद सरकार अपने आप को पूर्ण स्वतंत्र भारत का सरकार लगभग मान ही चुकी थी। कि इसी दौरान वर्षा ऋतु के कारण जितने भी रसद मार्ग और सैन्य मार्ग थे उन पर जल भर गया। लिहाजा आजाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए उस द्रुत गति से विजय अभियान करना कठिन हो गया। इसी बीच बाहरी सहायता से भी इस सेनाओं का संपर्क टूट गया। फलस्वरूप ऐसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हिम्मत नहीं हारी और वो 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से
भारत के वयोवृद्ध नेता महात्मा गांधी के नाम एक संदेश भी प्रसारित करते हैं, जिसमें उन्हें राष्ट्रपिता से संबोधित करते हुए उनके आशीर्वाद का आकांक्षा भी करते हैं और इस युद्ध को पवित्र युद्ध का नाम देते हुए अपने अभियान को तेज करने के लिए आशीर्वाद भी मांगते हैं। इसी दौरान सितंबर 1944 में उन्होंने अपने सैनिकों और असैनिक संगठन के लोगों के बीच एक बहुत ही तेजस्वी भाषण भी दिया था, जिसकी एक कोटेशन थी, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और स्वतंत्रता देवी बलि चाहती है और हम ये बलि देंगे, अर्थात कीमत चुकाएंगे आज़ादी की। इन्हीं सब स्थितियों के बाद जब यह लगा कि अब मौसम के प्रतिकूल होने और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर दबाव बढ़ने के कारण विजय अभियान में शिथिलता आ गई है, तो अस्थायी सरकार के मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया कि किसी भी कीमत पर सुभाष चंद्र बोस को शत्रु के हाथ नहीं लगने देना है, और यही से सुभाष बाबू की अज्ञात यात्रा शुरू हो जाती है। इस अज्ञात यात्रा में वे बैंकॉक जाने का निर्णय लेते हैं और फिर वे अगले वर्ष 24 अप्रैल 1945 को वो बैंकॉक के लिए रवाना हो जाते हैं। 2 महीने बाद यानी कि जून 1945 में सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचते हैं और यहाँ सिंगापुर पहुंच करके उन्होंने भारतीय नेताओं से एक अपील की कि वे बेवेल योजना पर हस्ताक्षर न करें, अर्थात बेवेल योजना का बहिष्कार कर दें। सिंगापुर से 1945 में सुभाष बाबू देश के गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखे हुए थे। इसके बाद जुलाई 1945 में सुभाष बाबू सिंगापुर से मलाया के सीरमवान चले गए, लेकिन जुलाई 1945 के बाद पूरे दुनिया के जो द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थिति थी उसमें कुछ ऐसी गतिविधियां आ गई कि उसकी दिशा और दशा ही बदल गई। जब 6 अगस्त 1945 के दिन अमेरिका ने जापान के एक मशहूर शहर हिरोशिमा पर एक परमाणु बम गिरा दिया, जिसका नाम था फैट मैन, मोटा आदमी। उसके ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 के दिन अमेरिका ने जापान के एक दूसरे शहर जिसका नाम नागासाकी था उस पर परमाणु बम गिरा दिया। इस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। तो 6 अगस्त और 9 अगस्त हिरोशिमा और नागासाकी क्रमशः फैट मैन और लिटिल बॉय, मोटा आदमी और छोटा बच्चा नाम का एक परमाणु बम अमेरिका के द्वारा जब जापान पर गिराया गया तो जापान की रीढ़ की हड्डी टूट गई। अगले ही दिन 10 अगस्त 1945 के दिन जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। चूंकि जापान का बहुत ही सहयोग इस आज़ाद हिंद सरकार को था, ऐसे में नेताजी ने एक स्टेटमेंट दिया कि जापान ने आत्मसमर्पण किया है, सुभाष चंद्र बोस की सरकार ने नहीं। हमारी लड़ाई आगे जारी रहेगी। और इसी क्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस 12 अगस्त 1945 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर के लिए रवाना हो गए। अब वो किसी सुरक्षित स्थान की तलाश में थे। 16 अगस्त 1945 के दिन वे बैंकॉक पहुंचे और बैंकॉक से उनकी यात्रा फिर आगे के लिए सैगोन जाने की हुई। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों की विजय, जापान की पराजय से नेताजी के लिए थोड़ी अपनी लड़ाई में कठिनाई आने लगी। अब वे गुप्त रूप से अपनी लड़ाई को गति देने के तलाश में जुट जाते हैं जब वो बैंकॉक से सैगोन जाते हैं। इसके आगे की यात्रा हम अपने अगले खंड में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।